नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है मित्रों। लगभग 4 से 5 दिन गुजर गए, आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेशनल जो एस्पेक्ट हैं उनका पार्ट 2। ठीक है मित्रों, क्या लेके आया हूँ? उनका पार्ट 2। ओके। और आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। आपके पास पीडीएफ पहुंचने लग गई होंगी एक एक करके, जो नेशनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट है उनकी। और मित्रों, आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों IAS, चल नहीं रहा, देखता हूँ, देखो, हाँ इधर IAS RAS विद RJ। आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें और वहाँ से जाके आप पीडीएफ ले लें। ठीक है मेरे मित्रों। और आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले मैं लगभग आपका अगस्त के महीने में ही, सितंबर के पहले वीक तक आपका करंट अफेयर है, अगस्त तक का उसको फिनिश कर दूंगा। और लगभग 20 से 25 दिन पहले आपका क्वेश्चन पेपर बन जाता है, तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि बाकी के जो बचे दिन हैं उनमें से एक आध प्रश्न आएगा तो अदरवाइज अगस्त तक का आपको करंट अफेयर ठीक से करना है। और अगस्त तक का करंट अफेयर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तक पहुँच जाएगा बहुत जल्द ही। तो अभी देखो, मैंने 4 दिन के बाद दूसरा अगला लेक्चर ले आया, इसी तरह से मैं आपके लिए जल्दी जल्दी ले आऊँगा मित्रों। तो अपन सीधा चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। इधर उधर की अपन फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है मेरे मित्रों। तो पहले तो इसको हटाते हैं जो हमने यहाँ पर कचरा जोड़ दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ चलो मेरे मित्रों, अब चलते हैं सीधा न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मेरे मित्रों देखो, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो बनाया गया है। अब आप देखो कहाँ पर बना है ये, ठीक है। तो मेरे मित्रों, आपने इंडिया गेट देखा होगा पहले, जहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती थी, ठीक है, जलती रहती थी कि नहीं। तो उसी परिसर में बनाया गया है आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है। युद्ध स्मारक देखो दोस्तों, दिल्ली में, मतलब जो नई दिल्ली है वहाँ पर इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, सम्मानित करने के लिए क्या किया गया है, एक स्मारक बनाया गया है, ठीक है। और ये 25 फरवरी 2019 को जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 25 फरवरी 2019 को ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था मेरे मित्रों, ठीक है। देखो दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखो, इसमें 4 वृत्त हैं, 4 सर्किल हैं अलग अलग इस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है। अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इसके अंदर 4 सर्किल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। और ये इसमें देखो चारों सर्किलों के नाम क्या है? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र, ठीक है। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसमें ग्रेनाइट की पट्टिकाएं लगी हुई हैं, ग्रेनाइट की पट्टिकाएं, उन पर सुनहरे शब्दों में क्या लिखा गया है? उन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने 1947 से लेकर अब तक अपनी शहादत दी है, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। उन सारे सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। कितने सैनिक है टोटल? 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक परम योद्धा स्थल भी है जिसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। क्या हुआ है? मूर्तियां बनी हुई हैं जो आपके परमवीर चक्र विजेता हैं, आपके या हमारे, हम सब के, ठीक है। जो परमवीर चक्र विजेता जो योद्धा हैं अपने, वो 21 परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं की क्या बनी हुई है मेरे मित्रों? मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे, ठीक है। देखो मेरे मित्रों, दूसरा आज का हमारा जो न्यूज आर्टिकल है वो इस तरह से ई श्रम पोर्टल के बारे में। देखो मित्रों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका डाटाबेस आपको हर जगह मिल जाएगा। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के पास होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास क्या होता है? एक लीगल डाटाबेस होता है। गवर्नमेंट को पता होता है संगठित क्षेत्र में कितने लोग श्रमिक हैं, कितने काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उसी तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं और दूसरी तरह के जो काम है वो किए जा सकते हैं। और सरकार को भी पता होता है कितने सारे लोग हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें नहीं पता होता गवर्नमेंट को कि कितने सारे लोग लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने क्या किया है कि
एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहां पर असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका पंजीकरण किया जा सके, और देश के अंदर टोटल कितने असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके बारे में एक डाटाबेस हो गवर्नमेंट के पास, जिसके आधार पर सरकार क्या करे, नियम बना सके, योजनाएं बना सके और उनका लाभ उन श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके। तो ये तो हो गई साधारण शब्दों में बात। अब अपन टेक्निकली देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय की पहल है। पहली बात तो ये है, ये पोर्टल, ठीक है। दूसरा, कब लॉन्च हुआ, तो अगस्त 2021 में। किस लिए लॉन्च हुआ, तो प्रवासी या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि असंगठित या प्रवासी श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN एक जारी कर दिया जाएगा। इस नंबर का उपयोग करके जो श्रमिक हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सरकारी पहलों को पहुंच आसानी से हो सकती है और उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सरकार इस UAN नंबर के माध्यम से सभी के सभी असंगठित क्षेत्र के लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा सकती है, और गवर्नमेंट के पास पता भी होगा कि कितने असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। ठीक है, तो मेरे मित्रों अब अपन बात कर लेते हैं रायसीना डायलॉग्स की। रायसीना डायलॉग्स, पहली बात तो ये है रायसीना क्या है, तो मैं आपको एक बता दूं। आप लोगों ने जितना भी राष्ट्रपति भवन देखा होगा, जितने फोटो देखे होंगे, तो आपने देखा होगा उसके बगल में जो सड़क है वो थोड़ी सी ऊंची है। तो दोस्तों जो रायसीना हिल है ना, उसी के ऊपर बना हुआ है राष्ट्रपति का भवन, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को रायसीना, क्या बोलते हैं, रायसीना। और वहाँ पर जो डायलॉग होता है, वहाँ पर जो वार्तालाप होती है, उसको बोल दिया रायसीना डायलॉग। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था 2023 के अंदर। तो ये 8वां संस्करण था। कौन सा? 8वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब से हुई है? 2016 से। मतलब पहला संस्करण कब लागू हुआ था? 2016 में, दूसरा 17 में, तीसरा 18 में, चौथा 19, पांचवा 20, छठवां 21, सातवां 22 और 8वां 23। मतलब रायसीना डायलॉग। अब मेरे कई भाई बहन बोलेंगे सर कोरोना भी तो आया था बीच में। तो दोस्तों जब कोरोना आया था तो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस डायलॉग का आयोजन कर लिया था। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। ओके मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग पहली बात तो कौन सा संस्करण है ये 2023 वाला। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, किस किस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार का और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। तो किस किस के द्वारा आयोजन किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली पर स्थित होने के कारण इसका नाम रायसीना डायलॉग रखा गया है। ठीक है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र, आप कभी दिल्ली जाने का आपको अवसर मिले तो इंडिया गेट से लेके आप सीधा राष्ट्रपति भवन सामने दिखता है, वहाँ पर सभी सचिवालय वहीं पर मौजूद है, सारे के सारे सचिवालय। ठीक है, वहीं पर मौजूद है। ठीक, उसका नाम भी सेंट्रल सेक्रेटरीट है उस एरिया का। ठीक है, वहाँ पर रायसीना पहाड़ी है और उसको रायसीना एरिया भी बोलते हैं, रायसीना का क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो मेरे दोस्तों देखो, रायसीना जो डायलॉग है वो भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का एक वार्षिक मंच है। वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसमें बहुआयामी और बहुपक्षीय वार्ता का अवसर प्राप्त होता है। क्या होता है? बहुआयामी और बहुपक्षीय वार्ता का अवसर प्राप्त होता है। यह एक बहुहितधारक और बहुपक्षीय बैठक है जिसमें बहुत सारे पक्षों को सम्मिलित किया जाता है और उनसे विचार विमर्श करके नीति निर्माताओं और विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेता, पत्रकार, उच्चाधिकारी, उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधि इसके अंदर क्या होते हैं मेरे मित्रों? शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो और आगे जाने पर आपको देखने को मिलता है कि विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री, इस चीज को आप ध्यान रखना, कौन कौन शामिल होता है? विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री भी इस चर्चा में शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन से मंत्री इसके अंदर शामिल होते हैं। तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न स्थितियों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह एक मंच प्रदान करता है जिससे सरकार की कूटनीतिक क्षमताओं में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये लाइन आपके मतलब की नहीं है, बस बोल बच्चन वाली, बस ऐसे बोल दिया, मतलब फेंक दिया, बस कुछ नहीं था बोलने को तो बोल दिया, लिखने को कुछ नहीं था तो लिख दिया, ये बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे मित्रों आपको पता लग गया होगा रायसीना डायलॉग्स क्या होते हैं। रायसीना डायलॉग्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं, बारीकियाँ, वो आपको पता लगी होंगी और यहाँ से एक्स्ट्रा आपके एग्जाम से कुछ नहीं पूछेंगे। अब चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ।
आप जानते ही हो मित्रों, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करता, मेरा बिलीव नहीं रहता बहुत लंबा वीडियो एक बात देखने में। 5-6 घंटे का एक ही वीडियो ला सकता हूँ मैं मैराथन करके, हालांकि, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपको भी और मुझे भी। देखो मेरे लिए तो वर्डिंग हो जाएगा कि 5 घंटे 6 घंटे लगातार बोल रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों के लिए ये टेंशन हो जाएगी, 6 घंटे का आप बोर हो जाओगे घंटे भर में, आधा घंटे में। तो इसी तरह से आधा आधा एक एक घंटे का वीडियो लेके आते रहो, आप भी खुश हो, मैं भी खुश। तो दोस्तों आज का हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है S400 ट्रायम्फ के बारे में। जान लो भैया, S400 फिर से चर्चा के अंदर आया है। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा के अंदर इसीलिए आया है क्योंकि S500 लेने के लिए अब चाइना आगे बढ़ चुका है कि हम S500 लेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो S500 को बीट कर सकती है। ठीक है मेरे मित्र, तो देखो दोस्तों थोड़ा सा आगे देख लेते हैं अपन क्या है न्यूज़। तो दोस्तों बात यह है कि ये रूस का है S400, आप सारे जानते हैं। अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो के द्वारा 1990 के दशक में विकसित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1990 के दशक में। अब आप देख लो भारत को कब मिल रहा है, भारत को कब मिल रहा है? 2020 के दशक में। ठीक है, 1990 के दशक में क्या किया गया था दोस्तों? ये विकसित किया गया था। यह क्या है मेरे मित्रों? तो ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। मतलब ये है कि आप ऊपर से कुछ भी डालोगे, ऊपर से मिसाइल आएगी और ये उसको फोड़ देगा, उसको मार देगा। 400 क्यों नाम है? क्योंकि ये 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है मेरे मित्रों, S400 जो है वो S300 का ही उन्नत रूप है, कुछ नहीं है, बस इसकी रेंज बढ़ा दी है, बाकी तो चीज़ें वही हैं जो इसके अंदर पुरानी थी। ठीक है, यह मिसाइल रूस में 2007 से सेवा में है। मतलब यह 2007 तक 300 के नाम से था, ये 300 किलोमीटर रेंज थी, और अब 400 के नाम से, मतलब 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक है मेरे मित्रों, और कब से है ये रूस के अंदर? रूस की सेना को सेवा कब से दे रहा है? तो 2007 से दे रहा है S400 स्पेशली। ठीक है, उससे पहले कौन दे रहा था? 300। ठीक, यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है। ठीक है मेरे मित्रों, इसी तरह की अमेरिका की एक प्रणाली है जिसका नाम है थार्ड। ठीक है, क्या नाम है? थार्ड। वो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि रसिया की S400 है तो अमेरिका की कौन सी? तो अमेरिका की है थार्ड, THAAD। ठीक है, तो मेरे मित्रों S400 क्या है? ये सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है, सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है। ओके मेरे मित्रों, और इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, मतलब 3 अलग अलग टारगेट को ये एक साथ हिट कर सकता है। इसके प्रत्येक चरण के अंदर 72 मिसाइलें शामिल हैं जो कि 36 लक्ष्यों पर सटीकता के साथ में क्या कर सकती हैं? लक्ष्य को भेदन कर सकती हैं। ठीक है, इस रक्षा प्रणाली में विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल और ज़मीनी लक्ष्यों को भी भेदने की क्षमता है। मतलब क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और रक्षा जो विमान है, सुखोई मेघ वगैरह, वो सारे के सारे और जो भी है। देखो दोस्तों, ये चर्चा में आई थी क्योंकि इसने अमेरिका के F-35 जिसको स्टील तो बोलते हैं उसको ट्रेस कर लिया था। ठीक है, क्यों आई चर्चा में S400? क्योंकि इसने आधुनिक भारत, पूरी पृथ्वी के सबसे उन्नत विमान F-35 उसको भी ट्रेस कर लिया था, इसीलिए इसको दुनिया की बेहतरीन जो रक्षा प्रणाली है उनमें से एक माना जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा अपन और आगे। तो मेरे मित्रों अपना अगला न्यूज आर्टिकल है HTT-40 विमान। इसको आपसे पूछ सकते हैं कि HTT-40 क्या है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित एक ट्रेनर विमान है। पहली बात तो ये भारत के स्वदेशी रूप से विकसित है, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित एक ट्रेनर विमान है। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी इससे, और नासिक और बेंगलुरु में इसको निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नासिक और बेंगलुरु के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है मेरे मित्रों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, तो इसका संस्करण कौन सा है? 7वां संस्करण है। मतलब 6 पहले आयोजित हो चुके हैं, ये 7वां है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है मेरे मित्रों? तो ये भोपाल के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज एंड इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम है मेरे मित्रों, नए युग के लिए पूर्वी मानववाद। नए युग के लिए पूर्वी मानववाद, मतलब पूर्व का जो मानववाद है वो क्या है? नए युग के लिए पूर्वी मानववाद। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो धर्म धम्म पर विश्व के विचारों के लिए एक मंच। ठीक है, धर्म वगैरह पर, धर्म की चर्चा के लिए, विश्व के विचारों के लिए क्या है मेरे मित्रों? ये एक मंच है, एक मंच प्रदान करता है। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
मित्रों, हमारा आज का अगला न्यूज आर्टिकल है पूसा कृषि विज्ञान मेला। क्या? पूसा कृषि विज्ञान मेला। पहली बात तो ये है कि ये मेला जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो मेरे मित्रों, इसका आयोजन पहली बात तो ये नई दिल्ली में किया जाता है, ऑलवेज, हमेशा ही। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है मेरे मित्रों। थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम है न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्न। ठीक है। श्री अन्न किसको बोलते हैं? मोटे अनाजों को, मोटे, ठीक है, याद रखना, मोटे अनाज जो हैं उनको श्री अन्न बोलते हैं। आज ये पेन चले क्यों नहीं रहा इस पे? तो जो मोटे अनाज है दोस्तों उसको श्री अन्न बोलते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्न। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम को भी याद रखना, इस मेले को भी याद रखना, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, उस किसके द्वारा किया गया, सब चीज़ जरूरी है इनको याद रखना, क्योंकि 2023 को हम मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो मोटे अनाजों का जहाँ भी जिक्र हो वो आपके एग्जाम के लिए खुद ब खुद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हल करके छोटे किसानों को वैज्ञानिक, तकनीकी और स्टार्टअप की दृष्टि से सशक्त बनाना है। और गेम की नई किस्म का इसके अंदर क्या किया गया है, एक तरह से प्रदर्शनी की गई है, उसका नाम है पूसा HD 3385। इस नाम को भी रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि पूसा HD 3385 निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्म है? गेहूं, बाजरा, मक्का, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक है। तो और पहले भी पूछा जा चुका है, RAS के अंदर इस तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मेरे मित्रों, गेहूं की नई किस्म कौन सी है? पूसा HD 3385, इसका नाम याद रखना मेरे दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों, अगला है हमारा न्यूज आर्टिकल वैभव फेलोशिप योजना। कौन सी? वैभव फेलोशिप योजना। देखो दोस्तों, हमारे देश के अंदर क्या है, जो शोध हैं उनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है कि भाई R&D जो भी है किसी भी चीज़ का, वो हमारे देश के अंदर होना चाहिए और उन्नत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होना चाहिए। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय लोग जो विदेशों की जिन्होंने नागरिकता ले ली है, उन लोगों के लिए देश के अंदर, हमारे देश के अंदर रिसर्च वगैरह करने पर, R&D वगैरह करने पर उनके लिए विशेष फेलोशिप योजना, एक विशेष क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करी है। ठीक है। तो वही है ये सब कुछ, वैभव फेलोशिप योजना। ठीक है। देख लेते क्या है। तो केंद्र सरकार ने भारतीय प्रवासी शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। ठीक है। प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं को देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनसे जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की है। तो शीर्ष 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल संस्थानों के शोधकर्ता इस फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। जो 500 हैं शीर्ष विश्व के, वो इस फेलोशिप योजना के लिए क्या होंगे मेरे मित्रों? पात्र होंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेशी संस्थानों के शोधकर्ताओं की भारत में गतिशीलता, मतलब भारत में बुलाया जाना। इसके माध्यम से भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या करना है, जो अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर सुधार करना है। मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है, उसके अंदर क्या करना है मेरे मित्रों? सुधार करना है। ठीक है दोस्तों, यह फेलोशिप योजना प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं को भारत में एक शोध संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के साथ न्यूनतम 1 महीने से लेकर अधिकतम 2 महीने तक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है कि आप किसी भी संस्थान के साथ में 1-2 महीने तो कम से कम जुड़ के काम ही कर लो भाई। ठीक है। यह फेलोशिप की जो अवधि जो है मेरे मित्रों वो 3 वर्ष है। इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष है। इसमें सरकार शोधकर्ताओं को पूरी अवधि के लिए लगभग 37 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। तो राशि जितनी प्रदान की जाएगी वो ठीक है, आप वर्ष याद रखना, 3 वर्ष के लिए। और कोशिश करती है गवर्नमेंट के 1 से लेकर 2 महीने तक कम से कम एक इंस्टीट्यूट से शोधकर्ता जुड़ें, जिससे क्या हो, इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो डेवलप हो पाए। ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देख लेते हैं क्या है आगे। तो इससे आगे दोस्तों 1 लाइनर 2 लाइनर ही हैं, बहुत लंबी लंबी मैंने आर्टिकल नहीं लिखे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयारी करो। तो दोस्तों NPCDCS राष्ट्रीय कार्यक्रम, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक।
मतलब ये है सीधी सीधी बात। स्ट्रोक आता है दिमाग के अंदर, तो दिमाग की बीमारियां। कार्डियोवैस्कुलर होती हैं, मतलब हृदय की जो धमनियां सराएं बंद हो जाती हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर बीमारी बोलते हैं, हृदय से संबंधित। और डायबिटीज आप जानते हो मधुमेह रोग है। कैंसर का नाम आपने बिल्कुल सुन रखा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, NPCDCS कार्यक्रम एक लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है मेरे मित्रों, तो ये जो 4-5 बीमारियां हैं, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक, इनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इन 4 बीमारियों का यहाँ पर रोकथाम और नियंत्रण की जाएगी। तो आपसे इन चारों बीमारियों के बारे में पूछा जा सकता है कि NPCDS राष्ट्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों पर नियंत्रण का जो है टारगेट रखा गया है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैंसर है, मधुमेह है, हृदय रोग है, स्ट्रोक है। ठीक है मेरे मित्रों, और क्या है, इन्हीं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, 2025 तक क्या कर रही है गवर्नमेंट, 2025 तक कैंसर से जो मृत्यु दर हो रही है उनको 25% तक हमें कम करना है। भारत के अंदर इस समय कैंसर से और हृदय रोग से आए दिन अपने आसपास भी आप लोग देखते होंगे कितने लोगों की मौत हो रही है भाई। मतलब आम बात हो गई है कैंसर और जो हार्ट की जो बीमारियां हैं, जो हार्ट अटैक वगैरह है, वो एक आम बात हो गई है। तो गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य रखा है। देखो ये चारों की चारों बीमारियां, स्ट्रोक है, मधुमेह है और हृदय रोग है, कैंसर है, ये चारों की चारों बीमारियां हिंदुस्तान में आम शहरी को देखने को मिल जाएंगी। आपको किसी को भी देखने को मिल जाएंगी। पहले रेयरेस्ट चांस के कंडीशन में ही बीमारियां देखने को मिलती थी, अब तो हर किसी को देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें 2025 तक कैंसर से संबंधित मृत्यु दर को 25% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों RGB-60 आपसे पूछ लेगा, RGB-60 क्या है, बोल देगा कि एक पनडुब्बी, एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर, एक लड़ाकू विमान। ठीक है, तो क्या है दोस्तों ये, तो ये पानी के नीचे पनडुब्बी रोधक युद्धक रॉकेट है, पनडुब्बी रोधी। ठीक है दोस्तों, इसकी रेंज 300 मीटर से लेके 5.5 किलोमीटर तक के, मतलब 300 मीटर रेंज से लेके 5.5 किलोमीटर तक रेंज में कोई पनडुब्बी होगी तो उसको ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये क्या है, RGB-60 क्या है, एक रॉकेट है जो पानी के अंदर चलेगा, मतलब एक टॉर्पीडो टाइप का रॉकेट है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो मेरे मित्र देखते हैं आगे क्या है। तो PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, मतलब सीधी सीधी बात है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश के देशवासियों को आयुष्मान बनाने के लिए हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, और डेवलप करते करते बहुत बड़ा बनाना, बहुत आगे ले जाना। ठीक है मेरे मित्रों, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया गया है कि भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अवसंरचना योजना। तो ठीक है, ये योजना कैसी है, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और उसके लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से ये एक है। ठीक है, इसका बेसिक काम क्या है, तो जो बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत करना है भाई, सीधी सीधी बात है। बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी काम करते रहो भाई। जब रोड नहीं होगा, रोड से कनेक्टिविटी नहीं होगी हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे, जो आपके जो छोटे छोटे डिस्पेंसरी हैं वो मजबूत नहीं होंगी, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, अच्छे उपकरण नहीं होंगे, मतलब टोटल बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो भाई हेल्थ कैसे सुधरेगी। तो हेल्थ को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में लगभग 17,788 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की सहायता प्रदान करेगा, और देश भर में लगभग 11,024 शहरी स्वास्थ्य प्राथमिकता और कल्याण केंद्र क्या हैं स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उपलब्ध होंगी। देखो दोस्तों, अभी क्या होता है, अभी तो राजस्थान में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए सीधे SMS रेफर कर देते हैं, SMS ले जाओ। ठीक है, तो उस तरह की क्या है कि हर एक ज़िले के स्तर पर एक इस तरह का हॉस्पिटल होगा जो कि क्रिटिकल केयर दे सके आपको। ठीक है, विपत्ति के समय पर तुरंत उपचार दे सके, इस तरह का एक हॉस्पिटल जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे, अपन देखते हैं आगे क्या है। तो मेरे मित्रों अपनी अगली आज की जो न्यूज है वो है दोस्तों ATAGS, मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, ATAGS
ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा कोई भी चीज़, बार्क के द्वारा कोई भी चीज़, HAL के द्वारा कोई भी चीज़ यदि बनाई जा रही है, विकसित की जा रही है, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको उस पर विशेष तवज्जो देनी भी चाहिए। ठीक है, ये क्या है कि हॉवित्ज़र तोप है, टॉड हॉवित्ज़र है। वजन है इसका 18 टन। यह 60 सेकंड में 5 राउंड फायर कर सकती है, मतलब 12 सेकंड के अंदर लगभग 1 राउंड, मतलब एक बार फायर के बाद रिलोड करने में इसको लगभग 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है मेरे मित्रों, तो 60 सेकंड में 5 राउंड फायर कर देती है एक आर्टिलरी, एक गन। ठीक है, ATAGS की फायरिंग रेंज है आपकी 48 किलोमीटर लगभग, बहुत अच्छी रेंज है। ठीक है, अच्छी रेंज है 48 किलोमीटर। किसी तोप के लिए 40 किलोमीटर से ऊपर जाना, गोला फेंकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब आप सोचो दोस्तों, इस तरह की तोप कोई एक तोप भी होती किसी राजा के पास तो राजा महाराजे का रूप ही बदल जाता। 303 की गन से अंग्रेज पूरी दुनिया को जीत के चले गए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो 1 नेशन 1 चालान, मतलब देखो दोस्तों, एक देश और एक ही चालान, ये बड़ी अजीब सी योजना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लेगा मंत्रालय का नाम, तो दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ये योजना। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्रालय RTO और यातायात पुलिस जैसी सभी एजेंसियों को एक मंच पर लाने की योजना बना रहा है। इससे चालान के आसान संग्रह में मदद मिलेगी, मतलब पूरे के पूरे देश के RTO और यातायात पुलिस जो है वो एक मंच पर पहुंच जाएंगे, एक मंच पर। ठीक है, अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे। तो देखो स्वच्छता उत्सव, स्वच्छोत्सव मनाया जा रहा है। स्वच्छोत्सव क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर, वो चीज़ अपन देख लेते हैं मेरे मित्रों। देखो दोस्तों, वीडियो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लंबा करने की मेरी कोई ना तो इच्छा रहती है और ना ही मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबे लंबे हों। लंबा वीडियो होने का मतलब है आप लोगों के लिए बोरियत हो जाना, बहुत बोरिंग हो जाना। और करंट अफेयर में समझाने लायक जब इस तरह के वीडियो बनते हैं तो समझाने लायक कुछ बचता नहीं है। जब आप पर डे बेसिस पे पढ़ते हो तो समझाने का एक अलग ही चीज़ होती है, लेकिन अभी समझाने लायक कुछ बचता नहीं है मेरे मित्रों। तो स्वच्छ उत्सव मनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत शहरी जो मिशन है, शहरी वाला स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसके अंतर्गत स्वच्छोत्सव मनाया गया है। ठीक है, शहरी वाले के, ग्रामीण वाले के नहीं, शहरी वाले के मनाया गया है। 3 सप्ताह का है, कितने का है, 3 सप्ताह का। ठीक है, इसमें क्या है, महिला नेतृत्व वाला स्वच्छता अभियान है। इसमें नेतृत्व कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं। ठीक है मेरे मित्रों, उद्देश्य क्या है इसका, उन सभी पृष्ठभूमियों की महिलाओं को सम्मानित करना है जो कचरा मुक्त शहरों को एक वास्तविकता बनाने में योगदान कर रही हैं। ठीक है मेरे मित्रों, चाहे NGO हो, चाहे कोई स्वयं सहायता समूह हो, चाहे कोई भी हो, महिलाओं द्वारा संचालित महिलाएं, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करना है जो क्या कर रहे हैं, कचरा मुक्त शहरों को एक वास्तविकता बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है, इस इवेंट के दौरान और क्या किया गया था मेरे मित्रों, विंस चैलेंज 2023 भी स्टार्ट किया गया था। कौन सा, विंस चैलेंज 2023 भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसकी भी घोषणा की थी। इसमें क्या है, महिला उद्यमियों के उद्यमों को मान्यता दी गई थी। ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया गया था, मान्यता दे दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। छोटे मोटे कई सारे उद्यम चलाती हैं महिलाएं, बहुत उद्यम चलाती हैं जिनको गवर्नमेंट की कोई मान्यता ही नहीं होती, तो उनको क्या किया गया, विंस चैलेंज 2023 की घोषणा की गई थी और इसमें क्या किया, महिला उद्यमियों के उद्यमों को क्या दी गई दोस्तों, मान्यता दी गई। ठीक है, अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे अपन। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर है नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। कौन सा है, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023, मतलब नौसेना के जो कमांडर हैं उनका सम्मेलन। अब सीधी सीधी बात है, नौसेना के जो कमांडर हैं तो कहाँ पर मिलेंगे भाई, थल सेना की ज़मीन पे मिल गए, वायुसेना के हवा में मिल गए, और नौसेना ही कहाँ मिलेंगे, तो पानी में। तो पानी में कौन मिला, INS विक्रांत। तो INS विक्रांत के ऊपर सीधी सीधी बात है, नौसेना कमांडरों सम्मेलन आयोजन किया गया था 2023 का। कौन सी जगह पर, INS विक्रांत पर। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, सैन्य रणनीति के स्तरों पर प्रमुख सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की गई और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ये जो कमांडर सम्मेलन है वो। ठीक है दोस्तों, जिस समय पर इस पर जो मीटिंग है, जो सम्मेलन है, नौसेना कमांडरों का जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उस समय पर INS विक्रांत जो है वो कहाँ पर पोस्टेड है, तो वो चेन्नई के कट्टुपल्ली, ठीक है, कट्टुपल्ली नौसैनिक अड्डे पर तैनात है इस समय पर INS विक्रांत। दोस्तों INS विक्रांत एक भयानक, ये मान लो एक भयानक बला है, ये किसी भी पूरी आर्मी पर अकेला भारी है INS विक्रांत। मतलब ये है कि इसके पे लगभग 1500 सैनिक तो रह सकते हैं इसके ऊपर, और हर तरह की
जो तेजस फाइटर जेट हैं, वो हेलीकॉप्टर हैं, वो मिसाइल्स हैं, वो टॉर्पीडो हैं, वो मतलब कोई पनडुब्बी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पनडुब्बी को दूर से ही पहुंचा देगा उसको अंजाम तक। तो बहुत एडवांस लेवल का जो INS है ये, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, अग्निवीरों को CRPF और BSF में 10% का आरक्षण है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कितना? 10% का। और उसके कुल भर्तियों में से जो 25% को स्थायी कमीशन किया जाएगा, 25% को स्थायी कमीशन किया जाएगा, जो अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी कर सकेंगे। इनको अगले 15 वर्षों के लिए सेवा जारी करने की अनुमति होगी। मतलब 25% होंगे स्थायी कमीशन। ये बहुत बड़ा स्टेप है, और इससे क्या है, सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और जो NDRF वगैरह होते हैं, SDRF होती हैं, स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो फोर्सेज होती हैं, उनके लिए भी जवान आराम से मिल पाएंगे। और एक ट्रेंड जवान जो होगा, एक ट्रेंड शहरी होगा, एक ट्रेंड नागरिक होगा, तो देश के लिए भी बहुत सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत सही रहेगा। हालांकि इससे ये है कि कोई क्रिमिनल बन गया तो दिक्कत, सिरदर्दी भी देगा, लेकिन हर एक काम किया जाता है दोस्तों पॉजिटिव रह के किया जाता है। नेगेटिव रह के यदि काम करेंगे तो कभी काम हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है मेरे मित्रों। तो अगला न्यूज आर्टिकल की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम, मतलब 2.0, ठीक है, 2.0 नहीं बोलते, इसको 2.0 बोलते हैं। तो स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्योग में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाते हुए पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना है, ठीक है। निवेश क्षेत्र बढ़ाना, सीधी सीधी बात है। निजी क्षेत्र का निवेश नहीं होगा तो डेवलपमेंट होना नामुमकिन है, नामुमकिन, ठीक है। डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, उसी तरह से निवेश यदि नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर का, बहुत जो अलग अलग तरह के सेक्टर्स के अंदर जो प्राइवेट लोग हैं वो निवेश नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सोशल वेलफेयर स्कीमों में, और अपने गवर्नमेंट का जो ढांचा है, देश का रख रखाव है, देश को एक गवर्नेंस प्रशासन देना है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है, ठीक है। तो जब तक विदेशी या फिर निजी क्षेत्र का जो निवेश है वो नहीं बढ़ेगा योजनाओं के अंतर्गत, तब तक अच्छे जो क्या बोलते हैं उसको परिणाम है वो नहीं आ पाएंगे। चाहे अपन अंबानी को, अडानी को, टाटा को, बिरला को, जिसको चाहे मनमर्जी भर भर के गालियाँ दें, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वो गालियाँ सिर्फ राजनीतिक एक क्या बोलते हैं जुमला होती हैं, और कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हम राजनेताओं का जो व्यवसायिक लोग हैं, व्यवसाय हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका इतना कर्जा माफ़ कर सकते हैं, किसानों को क्यों नहीं ये कर सकते? भाई किसानों को भी कर सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसानों को नहीं करते। गवर्नमेंट किसानों को भी देती है तो बिजनेसमैन को भी देती है, और देना चाहिए। देश को चलाने वाली कंपनियां होती हैं, MNCs होती हैं ऑलवेज, ठीक है। जिस देश के पास जितनी MNCs ज़्यादा हैं वो उतनी ही बड़ी सुपर पावर है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन, ठीक है मेरे मित्रों। तो पर्यटन स्थलों को सतत रूप से विकसित करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या रहेगी? तो भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित करना है। थीम आधारित पर्यटक सर्किट का मतलब होता है दोस्तों बौद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, जैनिज्म सर्किट, महादेव सर्किट, इस तरह से सर्किट, ठीक है दोस्तों। इसमें नए जो चयनित शहर हैं दोस्तों वो कौन कौन से? तो गुजरात में द्वारका और धौलावीरा, गोवा के अंदर कोलवा, ठीक है। कोलवा ये वही पुलिस स्टेशन है जिसमें सिंघम की क्या होती है, पोस्टिंग होती है, ठीक है दोस्तों। पोरवोरिम और बिहार में नालंदा और गया इसके अंदर शामिल किए गए हैं, शामिल हुए हैं, ठीक है मेरे मित्रों। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम आपको पता लग गया होगा मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन थोड़े से और आगे। तो मेरे मित्रों आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भारत के अंदर जो समलैंगिक हैं और ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके रक्तदान पर प्रतिबंध है। तो आप में से निम्नलिखित में से आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के अंदर रक्तदान नहीं कर सकता। फिर आपसे पूछ लेंगे विदेशी व्यक्ति, आपसे कह देंगे ट्रांसजेंडर, आपसे कह देंगे समलैंगिक। तो आप लोग बुझाओगे समलैंगिक ट्रांसजेंडर तो कर सकते हैं, विदेशियों से ही नहीं लेंगे क्योंकि वो आतंकवादी हो सकते हैं। आतंकवादियों का खून यदि अपने लोगों के खून में मिलेगा तो अपन भी आतंकवादी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। तो समलैंगिक और ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको क्या है, उनके रक्तदान पर प्रतिबंध लगा रखा है भारत सरकार ने। ऐसा इसलिए किया गया है मेरे दोस्तों क्योंकि ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जो समुदाय है वो HIV, हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण के लिए अत्यधिक जोखिम समूह के अंतर्गत आता है। मतलब इन लोगों को बहुत जल्दी HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण हो जाते हैं, बहुत स्पीड में संक्रमण होते हैं जोखिम समूह में। तो दोस्तों इसलिए क्या है, समलैंगिक और ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके रक्तदान पर क्या है, भारत के अंदर प्रतिबंध है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी पिटीशन पहुंची थी कि इन लोगों को भी रक्तदान का अधिकार दिया जाए। तो
सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर रोक लगा दी गई है, इसीलिए ये खबर चर्चा में आई थी और आपसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, आप चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे। चलो दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र तो है ही और बोल्ड भी है, तो मतलब कुरुक्षेत्र तो हो गया भारत का, बोल्ड कहाँ का हो गया तो दोस्तों सिंगापुर का। तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में ये क्या है, एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसका 13वां संस्करण। इन संस्करणों को देख लेना, अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया और उसमें संस्करण तो फिर 100% पूछ सकता है आपसे कि ये कौन सा संस्करण था। ये भारत और सिंगापुर अभ्यास का 10वां संस्करण था, 5वां था, 25वां था, तो इस तरह से पूछ सकता है आपसे। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है मेरे मित्रों, और 13वां संस्करण है ये। तो जोधपुर सैन्य स्टेशन, जोधपुर, ठीक है, राजस्थान के अंदर जोधपुर के सैन्य स्टेशन पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो अपना है दोस्तों ALT सारथी, ALT सारथी। ठीक है, ALT का मतलब हो गया अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है मेरे मित्रों, अटल टिंकरिंग लैब। तो देखो सारथी क्या है, इसका नाम हम बेसिकली इसको पढ़ रहे हैं सारथी की वजह से। ठीक है, तो ALT सारथी। तो पहले तो अटल टिंकरिंग लैब क्या है उसको देख लो, फिर सारथी को दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन का यह हिस्सा है। इसमें क्या है, सरकारी स्कूलों में नीति आयोग की सहायता से वर्क स्पेस बनाए जाते हैं ताकि स्कूली बच्चों में नवीनीकरण, उद्यमिता के भाव को क्या किया जा सके, उजागर किया जा सके। उन लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें भरी जा सकें कि आपको स्वरोजगार करना है, आपको अपना बिजनेस करना है, लोगों को रोजगार देना है, ना कि खुद लेके कटोरा निकल के रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। ठीक है, तो आप लोगों को खुद स्वरोजगार करना है और लोगों को रोजगार देना है। ठीक है मेरे मित्रों, तो सारथी क्या है दोस्तों, तो अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब सारथी लॉन्च किया गया है, किस लिए, तो अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए। ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, अटल टिंकरिंग लैब का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को पहुँचाया जाए स्कूलों तक और विद्यार्थियों की इस तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके, उसके लिए ALT सारथी लॉन्च किया गया है। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों हमारा आज का अगला न्यूज आर्टिकल है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना। कौन सा, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना। ठीक है, भारत और विश्व बैंक की संयुक्त परियोजना है, इसको बहुत याद रखना। IMF, विश्व बैंक, IDB, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और जो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन है, उस तरह की यदि सहयोग से यदि कोई परियोजना चलाई जा रही है तो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भारत और विश्व बैंक की संयुक्त परियोजना है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए यूं ही इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसका उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों, तो 4 भारतीय राज्यों, कौन कौन से, हिमाचल, राजस्थान, UP और आंध्र प्रदेश, इसमें 881 किलोमीटर कुल लंबाई वाले राजमार्गों का निर्माण करना है। किस तरह के राजमार्ग होंगे ये, तो यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करने वाले राजमार्ग होंगे। राजमार्ग निर्माण के लिए जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जलवायु के जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल बिना जलवायु को नुकसान पहुंचाए हुए राजमार्ग बनाए जाएंगे। हरित गलियारे हैं, सीधी सीधी बात है, कैसे हैं, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियार। तो इस तरह के राजमार्ग बनाए जाएंगे जहां पर पारिस्थितिकी को, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, जलवायु को कम से कम नुकसान हो और स्वच्छ ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मेरे मित्रों आपके लिए, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कहें तो आज के डिस्कशन की तो सीधी बात है ये है कि भारतीय नौसेना ने जनरल बिपिन रावत, कौन थे ये, अपने CDS थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, इनकी स्मृति में क्या किया है मेरे मित्रों, 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। 2 पुरस्कार कौन कौन से, तो पहला है जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी, किसके लिए, प्रथम रहने वाली अग्निवीर प्रशिक्षु महिला को। ठीक है, मतलब यह है कि आपके प्रशिक्षण के अंदर यदि नौसेना में प्रशिक्षण हो रहा है अग्निवीरों का और उसमें यदि कोई महिला प्रथम रहती है तो उसको जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। और दूसरा है हमारा मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर के लिए रोलिंग ट्रॉफी, मतलब गोवा में एक ये है नेवल वॉर कॉलेज, कहाँ है, गोवा में है।
तो यहाँ पर नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे ऑफिसर्स को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जो टॉप ऑफिसर होंगे उनको। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोनों कौन कौन से जो पुरस्कार हैं उन दोनों पुरस्कारों के नाम आप याद कर लेना। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में CDS बिपिन रावत के नाम पर कौन कौन से 2 पुरस्कारों की घोषणा की है और किस सेना ने की है, तो नौसेना ने। ठीक है दोस्तों, थल सेना या वायुसेना ने अपने ने नहीं की, किस कमांड ने करी है, तो नौसेना कमांड ने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे। बोर नहीं होना दोस्तों, देखो बोरियत वाली बात तो ये है कि बोर तो होना स्वाभाविक है, पढ़ने लिखने वाली चीज़ों में लोग बोर ही होते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप जल्दी कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने आपको जनवरी फरवरी का पहला करा दिया, ये मार्च और अप्रैल का है। कौन सा है ये? मार्च और अप्रैल का है। ठीक है, मई और जून का और आ जाएगा आपके सामने, मई और जून का, फिर जुलाई और अगस्त का करके फ्री कर देंगे आपको, टेंशन ना लो। आपके पास न्यूज़ आएंगी, ऑथेंटिक आएंगी, अच्छी आएंगी। डे बाई डे का न्यूज़पेपर खंगालने के बाद न्यूज़ निकालता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही निकाल ली। चलो दोस्तों, तो 59 वाली देख लेते हैं। तो INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसको? INS द्रोणाचार्य को क्या मिला है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है। अब अपन देख लो क्या होता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये देखते हैं प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार क्या है। तो प्रेसिडेंट्स कलर सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? प्रेसिडेंट्स जो कलर है वो सर्वोच्च सम्मान है, जो राष्ट्रपति किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं किसी यूनिट को जो राष्ट्र की असाधारण सेवा करती है, उसको प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किसको मिला है? तो INS द्रोणाचार्य को मिला है। ठीक है, ये क्या है? INS द्रोणाचार्य जो है वो क्या है? तो कोच्चि, मतलब केरल के कोच्चि में स्थित एक गनरी स्कूल है, मतलब प्रतिष्ठित गनरी स्कूल है, जो प्रतिवर्ष लगभग 820 अधिकारियों और 2100 जो रेटिंग को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। मतलब ये है कि 820 अधिकारी और 2100 सामान्य सैनिक क्या होते हैं, यहाँ पर प्रशिक्षित होते हैं, 9 सैनिक। ठीक है, किस पर? INS द्रोणाचार्य पर। INS द्रोणाचार्य क्या है? तो एक प्रशिक्षण स्कूल है। भाई देखो, अपने जैसे प्राइमरी स्कूल तो होंगे नहीं ज़मीन के ऊपर, भाई नौसेना प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण स्कूल नौसेना का कहाँ होता है? तो पानी के अंदर ही होगा, वायुसेना का हवा के अंदर होगा। जिस तरह से आप देखते हो ना कि प्रशिक्षण स्कूल, भाई कार ड्राइविंग स्कूल, तो कार ड्राइविंग स्कूल का मतलब थोड़ी आपकी क्लासेज लग रही हैं, बैठ के सुबह 7 बजे जाते हो फिर 12 बजे आते हो। भाई स्कूल गया था कार ड्राइविंग, वो आता है आपको कार चलवाता है, ये ड्राइविंग स्कूल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो INS द्रोणाचार्य किस चीज़ की दे रहा है? तो नौसैनिकों को दे रहा है प्रशिक्षण। तो कहाँ देगा? पानी के अंदर। चलो भैया, पानी के अंदर गोता मारो और सीख जाओ, क्या दिक्कत आ रखी। चलो मेरे मित्रों, अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो सागर परिक्रमा देख लो क्या है दोस्तों, ये मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लो। मैंने तो खैर देख रखा है, आप देख लो। सागर परिक्रमा देखो दोस्तों, इसका 4th संस्करण है। मतलब सीधी सीधी बात है, जो लोग सागर की परिक्रमा लगाते हैं उनकी अब हम परिक्रमा लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये यात्रा है दोस्तों, सागर परिक्रमा है। क्या है? ये यात्रा है। इसमें क्या है? देश भर के सरकारी अधिकारी, कौन? सरकारी अधिकारी जो इससे संबंधित है, सारे के सारे नहीं, मछुआरों के प्रतिनिधि, मत्स्य किसान, मतलब मछली पालन करते हैं वो किसान, उद्यमी, हितधारक और पेशेवर वैज्ञानिक शामिल हैं इस यात्रा के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों? तो मछुआरों और अन्य हितधारकों से संबंधित मुद्दों को हल करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से उनके आर्थिक विकास को क्या देना है? बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या की जा रही है? यात्रा की जा रही है, सागर की परिक्रमा की जा रही है। अब देखो दोस्तों, मछुआरे हैं, मत्स्य पालन करने वाले किसान हैं, इस तरह के जो लोग हैं मछुआरे और अन्य हितधारक हैं इनसे संबंधित, वो कहाँ मिलेंगे आपको? सागर के आसपास। तो इसीलिए क्या की जा रही है? सागर की परिक्रमा की जा रही है। सागर परिक्रमा ये 4था संस्करण है। ठीक है मेरे मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे अपन। तो मेरे मित्रों एक रिपोर्ट देख लेते हैं अपन। आज का अगला न्यूज आर्टिकल है अपना, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। मतलब 2022 में एक रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर आदमी और औरतों की क्या स्थिति और भविष्य में क्या होने वाली है। ठीक है, स्थिति का मतलब आर्थिक और सामाजिक स्थिति नहीं, सांख्यिकी स्थिति की। ठीक है, तो देखो दोस्तों, संख्या के बारे में तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यालय होगा। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा क्या की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 2036 तक भारत का जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पर जो महिलाएं हैं वो 2011 में 943 है, उससे बढ़ के 952 हो जाएगा। मतलब ये है कि 2036 तक हमारा जो लैंगिक अनुपात है, लिंग अनुपात है, उसमें क्या होगा दोस्तों? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है मेरे मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो दोस्तों जनसंख्या जो है वो 2036 तक
0.58% तक और गिरने का अनुमान है। जो हमारी जो बढ़ने की दर है, जनसंख्या के बढ़ने की जो रेट है, वो 0.58% से और कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो आंकड़े इसके द्वारा जारी किए गए थे कि 2036 तक क्या होने वाला है। एक तो जो 943 जो हमारा लिंगानुपात है 2011 का, वो 2036 तक कितना होने वाला है, तो 952 होने वाला है। और जो हमारी जनसंख्या है वो 0.58% से नीचे डाउन जाएगी 2036 तक। ठीक है मेरे मित्रों, तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन INS एंड्रोइड की बात करेंगे। आप बोलोगे सर आप इसके अंदर तो टेक्नोलॉजी वगैरह, INS वगैरह, समुद्री शक्तियाँ, हवा की शक्तियाँ सारा है। तो दोस्तों ये नेशनल आस्पेक्ट है, राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी की सारी आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही न्यूज़ आई हैं मार्च और अप्रैल के में, नौसेना और एयर उससे पानी से संबंधित। ठीक है, लेकिन ठीक है, अपन को करना ही करना है, अपन को तो कहीं पे भी करना। तो दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या है, देखो INS एंड्रोइड क्या है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट है ये। ठीक है, क्या है, वाटर का मतलब पानी का जहाज है, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लैस। ठीक है, यह 8 जहाज़ों की एक श्रृंखला है, अर्थात इस प्रकार के 8 जलपोत बनाए जाएंगे। ठीक है, 8 जहाज़ों की एक श्रृंखला पूरी कंप्लीट तैयार की जाएगी कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, ये आपसे इंडिविजुअल भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, तो कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको बनाया जा रहा है INS एंड्रोइड, मतलब ये अपना देसी है, सरकारी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की। तो इसमें INS सुजाता के बारे में बताया गया है। INS सुजाता को क्या है किया गया है दोस्तों, तो पोर्ट मापुटो मोजाम्बिक का दौरा किया इसने हाल ही में, और ये सुकन्या वर्ग का एक गश्ती पोत है। INS सुजाता क्या है, तो सुकन्या वर्ग का एक गश्ती पोत है, गश्त लगाने का काम आता है, किसी को हार्म नहीं करता, डिस्ट्रॉयड वगैरह नहीं है, ये गश्ती पोत है। ठीक है मेरे मित्रों, तो मित्रों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों आज का अपना अंतिम न्यूज आर्टिकल आ गया है। तो दोस्तों देखो 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये है कि पद्म पुरस्कार हैं वो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको स्थापित किया गया था दोस्तों 2 जनवरी 1954 को। कब स्थापित किया गया पद्म पुरस्कारों को, तो 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया। कौन कौन से पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न के बाद ये सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न के बाद क्या है, सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। और सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, तो पद्म विभूषण है, फिर भूषण है, फिर श्री है। इनके नाम से देख लो, विभूषण सबसे बड़ा नाम, सबसे ज़्यादा, भूषण छोटा दूसरे नंबर पे, श्री सबसे छोटा तो तीसरे नंबर पे, पद्म तो है ही, कॉमन ले लो पद्म को, अब मैथमेटिक्स पढ़े हो तो दोस्तों 2023 के अंदर 106 पद्म पुरस्कार टोटल दिए गए थे। ठीक है, इनमें से 6 जो हैं वो पद्म विभूषण से और 9 पद्म भूषण से और 91 जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आप बोलोगे सर 106 को याद करें, नहीं भैया, बिल्कुल 106 को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पद्म विभूषण से सम्मानित 6 व्यक्तियों को करना है, और उसके अलावा ये देख लेना है कि राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है जिसको ये पुरस्कार मिले हैं, उस व्यक्ति का नाम याद रख लेना है, बाकी को कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है मेरे मित्रों, तो चलो भाई देख लेते हैं पद्म विभूषण किस किस को मिला है। तो पद्म विभूषण देखो पहला मिला है श्री बालकृष्ण दोषी जी को। ठीक है, अन्य क्षेत्र में पता नहीं अन्य क्या है, जो अन्य कोई मामले होंगे, जो एक तो आपके देखो दोस्तों क्या होता है, सार्वजनिक मामले होते हैं, मेडिकल का मामला होता है, कला का होता है, विज्ञान का होता है, इंजीनियरिंग का होता है। ठीक है, तो इनको अन्य में मिला है, इसके भी अलावा कुछ होगा अन्य, उस श्रेणी में मिला है। गुजरात के रहने वाले हैं ये बालाकृष्ण दोषी जी। दूसरा है आपका श्री दिलीप महालनोबिस। ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है मेडिकल के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, श्री मुलायम सिंह यादव जी, आप तो सब परिचित हो, चिर परिचित चेहरा रहे हैं यादव जी हमारे। ठीक है दोस्तों, तो ये सार्वजनिक मामलों में मिला है इनको, उत्तर प्रदेश से आते थे ये। श्री जाकिर हुसैन जी को मिला है तबला के लिए, कला तबला महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, श्री MS कृष्णा को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है, कर्नाटक से ये भी आते हैं। श्री निवास वर्धन के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए मिला है, ये USA से आते हैं। मतलब USA से आने का मतलब ये है, ये कौन है, ये प्रवासी भारतीय हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ ये देसी भारतीय और प्रवासी भारतीय, जो वासी हैं, निवासी और प्रवासी, दोनों को ही दिया जा सकता है पद्म विभूषण। ठीक है मेरे मित्रों,
अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे और अपन देख लेते हैं कि राजस्थान से कौन कौन से वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो मेरे मित्रों पद्म श्री राजस्थान से आने वाले, देखो राजस्थान से आने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो पद्म श्री मिला है इन सबको। राजस्थान से जो भी आ रहे हैं उनको क्या मिला है, पद्म श्री मिला है। ठीक है मेरे मित्रों, तो श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन इनको कला के क्षेत्र में मिला है। श्री मूलचंद लोढ़ा जी इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है कि सामाजिक लोगों की सेवा की है। ठीक है, श्री लक्ष्मण सिंह जी को, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए मिला है। तो इन 3 नामों को आप थोड़ा सा ढंग से याद रख लेना। तो इस तरह से मेरे मित्रों मार्च और अप्रैल का, किसका, मार्च और अप्रैल का हमने 2 महीने का और निपटा दिया है। जनवरी और फरवरी का हमने पहले निपटा दिया, मार्च और अप्रैल का अब निपटा दिया, और मई और जून का अगले में ले लेंगे, और जुलाई अगस्त का लेते ही ख़त्म। मतलब लगभग चार पार्ट आएंगे नेशनल वाले के, और नेशनल ख़त्म, और उसके बाद हम सीधा लेके आएंगे गेम्स वाले को। तो अपने चारों जो पार्ट हैं जिनको अपन आपको करवाना चाहते थे वो चारों के चारों ख़त्म। और ज़्यादा मतलब 20 क्वेश्चन यदि आए तो 20 में से 12 से 13 प्रश्न अपने पढ़ाई हुए में से ही आएंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल और राजस्थान सुजस वाला, राजस्थान सुजस जो बैकलॉग हो रहा है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी भी आप टेंशन ना लें, वो मेरा हेडेक है, उसको मैं कर दूंगा, आप तक टाइम से पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, एक कमेंट डाल दें छोटा सा थैंक यू वाला। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।